नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया जिसमें हम कार्य सामर्थ्य ऊर्जा चैप्टर देख रहे थे। इससे पहले की क्लास में हमने इसी पर बेस्ड थ्योरी जितनी भी देखी थी, न्यूमेरिकल देखे थे। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर 9 और इसी चैप्टर के 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम जो है वो आज करेंगे। और साथ ही साथ कोर्स में अगर बात करें तो ये सारी चीजें हम करा चुके हैं। कार्य सामर्थ्य ऊर्जा आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। सबसे पहला प्रश्न, इनमें से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है? ये वो प्रश्न है जो कि इससे पहले वाले जो पार्ट था, क्लास थी, उसमें हमने पूछा था। तो हाइड्रोजन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ऊष्मीय मान जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, ये होता क्या है, तो किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वो मात्रा होती है जो उस ईंधन जो है उसके 1 ग्राम को वायु में या फिर ऑक्सीजन में, शॉर्ट में ओ लिख दिया मैंने, इसमें पूरी तरीके से जलाने के पश्चात जो है वो प्राप्त होती है। और कोई भी अच्छा ईंधन होता है उसका ऊष्मीयमान उसमें ज्यादा होना चाहिए, ये उसकी विशेषता आप याद रख सकते हैं। सभी अगर यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें अगर आंसर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आपका सही होगा, इसका ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसका यूज घरेलू या औद्योगिक ईंधन के रूप में आप देखते हैं नहीं किया जाता है। एलपीजी गैस जो है उसका यूज किया जाता है। इसका यूज इसलिए नहीं किया जाता है घरेलू उपयोग में क्योंकि इसका अगर भंडारण की बात करेंगे तो सुरक्षित भंडारण जो है वो कठिन होता है। इसका यूज होता कहाँ है, तो इसका यूज अंतरिक्ष यानों में और साथ ही साथ उच्च ताप उत्पन्न अगर करना है आपको, जैसे आप देखते हैं ना भट्टी वगैरह हमने पढ़ी थी इससे पहले, तो उसमें अगर हाई टेम्परेचर जो है आपको यूज है करना है किसी भी प्रकार से, तो उच्च ताप उत्पन्न करने वाले जो ज्वलक होते हैं उनमें जो है इसका यूज किया जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन के संदर्भ में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को जो है वो भविष्य के ईंधन की संज्ञा भी जो है वो दी जाती है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो भी आप जो है वो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 की घात 7, 6, 4 या फिर 2? ये डायरेक्ट ही सीधे पूछ लिया जाता है। इसमें ये भी हो जाता है कई बार क्वेश्चन में आपको मात्रक चेंज करने के हिसाब से पूछ लिया जाता है, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से। बाकी अगर सीधे-सीधे पूछा जाता है तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर 10 की घात 7 जो है वो सही होगा। 1 जूल जो है वो 10 की घात 7 अर्घ के बराबर जो है वो होता है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा-सा अगर आप ट्रिक से जोड़ेंगे, तो जो जूल वर्ड लिखा हुआ है, ये अगर आप मैच कीजिए तो किससे मैच कर रहा है, कौन से मंथ से? जुलाई से। आप कहेंगे बिल्कुल। 10 की घात में कितने हैं नंबर? 7 है, तो जुलाई कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और फिर जुलाई, तो 7वें नंबर पे आता है। जुलाई से जूल वर्ड पकड़िए और जो 7वें नंबर पे आता है उससे आप 10 की घातांक को याद रख सकते हैं। 10 की घात 7 अर्घ। अच्छा, इसमें ये पूरा होता है अर्घ, इसके आगे अर्घ भी लगता है। लिख भी देता हूँ, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 और अर्घ। चलिए अगला देखते हैं। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 डिग्री सेल्सियस या -273 केल्विन, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आप क्या कहेंगे? न्यूनतम संभव जो ताप होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो आपका होता है परम ताप। परम ताप जो है कहलाता है। और अगर बात करें इसमें से आंसर की, तो आपका 273 डिग्री सेल्सियस, साथ में आपका माइनस भी, -273 डिग्री सेल्सियस आपका कहलाता है न्यूनतम संभव ताप। और इसी को ही एब्सोल्यूट जीरो के नाम से भी, यानी परम शून्य को जो है एब्सोल्यूट जीरो करके भी जो है वो पूछ लिया जाता है। इसी को कहते हैं न्यूनतम संभव ताप। और ये जो टेम्परेचर होता है, इस पर पदार्थ के अणुओं की गति अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? तो ये जो है वो शून्य हो जाती है। पदार्थ के अणुओं की गति जो है वो क्या हो जाती है? आप कहेंगे
शून्य जो है वो हो जाती है। अगला देखते हैं आपका, निम्न में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा जो है वो किसका है? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा या फिर सभी का बराबर प्रतिभाग देखने को मिलता है। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। इनमें से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा जो है वो किसका है? तो बताइए इनमें से विद्युत उत्पादन करने में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा या सभी का बराबर? आंसर की बात करते हैं तो ताप विद्युत आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का सबसे ज्यादा हिस्सा होता है। और जल विद्युत की अगर बात करें तो ये आपका दूसरे नंबर पे जो है वो आता है। जल विद्युत जो है ये दूसरे नंबर पे आता है और जो परमाणु ऊर्जा है ये आपका तीसरे नंबर पे जो है वो आता है। तो इस प्रकार से जो है इनकी रैंकिंग होती है। तो पहले नंबर वाला आपको जरूर याद रखना है, ताप विद्युत ये आपका सर्वाधिक हिस्सा है अगर विद्युत उत्पादन की बात की जाए। पांचवा प्रश्न है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत, गतिज। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की जो ऊर्जा है उसको संवहन करता है? आंसर की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि जब आपकी जो गति हो वो उसमें गति देखने को मिले, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है वो किस में आती है? तो वो आती है गतिज ऊर्जा में। तो आपका गतिज ऊर्जा यहाँ पर सही होगा, नदी का बहता हुआ जल। ऐसे एग्जाम्पल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। हमने कल वाली क्लास में बहुत से एग्जाम्पल देखे थे, स्प्रिंग वाला, चाबी भरने वाला, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आते हैं। और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के से हम इसे डिनोट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। और एम वी स्क्वायर में जो वी है वो आपका वेग है, एम जो है वो आपका द्रव्यमान है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड पूछ लिया जाए तो आप जो है वो रख सकें। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से जो है वो भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा। बताइए इनमें से कौन सी भौतिक राशि बाकी सभी से जो है वो भिन्न है? अब यहाँ पर अगर आप अलग करना चाहेंगे तो किस आधार पर कर सकते हैं? या तो इनकी डेफिनेशन के आधार पर, या इनके मात्रक के आधार पर, या इनके अदिश सदिश के आधार पर। देखिए अगर आप मात्रक देखेंगे तो मात्रक तो डिफरेंट डिफरेंट सबके निकलेंगे। अगर इनके फॉर्मूले देखेंगे तो भी अलग ही हैं। पर अगर आप सदिश और अदिश का आधार देखेंगे तो आप इन्हें अलग कर सकते हैं। क्योंकि जो कार्य है, मैंने बताया था कार्य जो है किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि होती है आपकी। इसी प्रकार जो गतिज ऊर्जा होती है ये भी, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, तो ये भी आपकी अदिश राशि होती है। और स्थितिज ऊर्जा जो है ये भी आपकी अदिश राशि होती है, पर बल आपका यहाँ पर सही होगा जो कि आपकी सदिश राशि होती है। आपको मैंने सदिश और अदिश की ट्रिक भी बताई थी, आपको याद होगा, पूरी हमने ट्रिक से याद ऑलरेडी कर रखा है। विषुवत बल आपकी थी सदिश की, तो बल वहां से आराम से आप निकाल सकते हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में हम ट्रिक ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इनकी ट्रिक्स अगर याद होगी आपको तो सी वाला आप आसानी से टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 700 वाट, 746 वाट, 750 वाट या 800 वाट। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों में से ऑप्शन 746 वाट जो है वो सही होगा। ये जो है वो आप कहेंगे शक्ति जो है, उसमें हमने बात की थी, शक्ति के मात्रक के रूप में हम यूज करते हैं। कार्य करने की जो दर होती है उसको हम कहते हैं शक्ति। मैंने बताया था कि कोई चीज आप करना चाह रहे हैं तो कैसे आप शक्ति को डिफाइन करेंगे। और अगर आप कहें कि यदि किसी कर्ता द्वारा कोई डब्लू जो है कार्य किया जा रहा है, वर्क के फॉर्म में हम डब्लू को डिनोट करते हैं, तो डब्लू कार्य किया जा रहा है कितने समय में? टी समय में जो है वो किया जा रहा है। तो कर्ता की जो शक्ति होगी वो डब्लू अपॉन टी जो है वो निकल करके आएगी। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक जो शक्ति का होता है वो आपका होता है वाट, जो कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, 746 वाट में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैंने ये भी आपको शायद बताया भी था कि ये जो नाम पड़ा है वॉट, ये जेम्स वॉट के नाम पर जो है वो पड़ा है। इन्हीं के सम्मान में जो है ये नाम रखा गया था। और अगर डब्लू और टी को आप अलग अलग दर्शाना चाहें, यानी कि इसी को ही, डब्लू को आप क्या लिख सकते हैं? कार्य,
और जो टी है इसको क्या लिख सकते हैं, समय। तो ये आपका शक्ति बराबर कार्य बटे जो समय है, ये आपका इस प्रकार से सूत्र जो है W/T याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखिए तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है, और न्यूटन के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं पर नॉर्मली जूल। समय को अगर आप देखेंगे तो समय का सेकंड होता है, और जूल प्रति सेकंड या वॉट ये सब इसके मात्रक होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत चुंबक के द्वारा, फोटो सेल के द्वारा, विद्युत अपघट्ट के द्वारा, या संचायक सेल के द्वारा? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। और जो वीडियो आप देख रहे हैं लाइव टाइमिंग जो है वो शाम के 8 बजे की है। क्वेश्चन नंबर भी आपका 8 ही है, तो लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को अवश्य करते रहिएगा। ये सारी चीजें हम एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी पेड क्लास से आप कंपैरिजन करेंगे तो उससे काफी गुना चीजें हम आपको अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी फ्री में। तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, संचायक सेल। संचायक सेल जो है इसे क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जो होता है ये आप एक ऐसी युक्ति होती है, आप कहेंगे, जो कि रासायनिक ऊर्जा इसको वैद्युत ऊर्जा में जो है वो कन्वर्ट करता है। वैसे मैंने आपको सेल में ही अलग अलग बताए भी थे, आपको याद होगा डीएलएड में यहाँ से क्वेश्चन भी आया था कि जब आप यहाँ पर तो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पर अगर आप इसे मेन तरीके से अलग अलग जो है डिवीजन करेंगे तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल इस प्रकार से जो है ये इन्हें बांटा जाता है। अब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या डिफरेंस होता है, जो प्राथमिक सेल होते हैं जो नॉर्मली आप देखते हैं घर में आप यूज करते हैं, यानी कि एक बार आप यूज करते हैं उसके बाद फिर आप उनका दोबारा कोई यूज नहीं कर सकते, यानी कि इन सेलों में जो प्राथमिक सेल होते हैं उनमें अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, और जो सेल होते हैं उनका कुछ समय के यूज करने के बाद वो खराब हो जाते हैं, यानी फिर से हम उसका यूज जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसमें उदाहरण आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो प्राथमिक सेल में आपका शुष्क सेल आ जाता है, प्राथमिक सेल में आपका मरकरी सेल आ जाता है। द्वितीयक सेल की बात करते हैं तो द्वितीयक सेल में वो ये भी आपका जस्ट अपोजिट हो जाता है प्राथमिक सेल के। इसमें क्या होता है, यानी कि एक संचायक सेल को यूज करने के बाद विपरीत दिशा में आप विद्युत धारा को प्रवाह के द्वारा पुनः उसे आवेशित कर सकते हैं, तो फिर से हम कह सकते हैं जो द्वितीयक सेल होते हैं उनको यूज में ला सकते हैं। तो ये आपके द्वितीयक सेल होते हैं। और एक प्रश्न यहाँ से ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन सा द्वितीयक सेल का उदाहरण नहीं है, ऐसे सेम डीएलएड में आ चुका है। तो द्वितीयक सेल जो है इसमें जो एग्जांपल है वही है आपका संचायक सेल, वही यहाँ पर मैंने सेकेंडरी सेल जो है वो लिखा हुआ है। तो आप समझ गए कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, जो सेकेंडरी सेल नाम लिखा है, ये एक्चुअल में इसके टाइप्स हैं, और उसके जो एग्जाम्पल है उसमें आपका संचायक सेल आ जाता है, उसमें आपका कैडमियम सेल आता है, उसमें ईंधन सेल आता है। तो इस प्रकार से चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो है वो कितनी होती है, 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, या फिर 80 कैलोरी प्रति ग्राम, या फिर 540 कैलोरी प्रति ग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 80 कैलोरी प्रति ग्राम आपका बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है विद्युत को यांत्रिक में, चुंबकीय को वैद्युत में, यांत्रिक को वैद्युत में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, डायनमो जो है ऊर्जा परिवर्तित करता है किससे किसमें? ये आपको पूरी लिस्ट मैंने इससे पहले वाली क्लास में करा दी थी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं तो डायनमो जो है वो आपका एक ऐसा यंत्र जो कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। और वैद्युत मोटर भी बहुत पूछा जाता है, तो वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बस यही दोनों अधिकतर पूछे जाते हैं। तो डायनमो याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत में, और अगर वैद्युत मोटर पूछा जाए तो एकदम इसको भी रट के रखिएगा। बता मैं ऑलरेडी चुका हूं, पर फिर भी एक बार आपको बता रहा हूं कि वैद्युत मोटर जो है ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और अगर
आविष्कार पूछा जाए डायनमो का, किसने किया था बताइए। वैसे आगे क्वेश्चन हमने रखा है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे जो है उनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से शक्ति का मात्रक जो है वो कौन सा है? जूल, जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड या फिर किलोवाट घंटा। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो शक्ति का मात्रक हमने अभी देखा था, एक तो आपका वाट था और एक हमने डब्ल्यू अपॉन टी में रख के आपको दिखाया था, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। मैंने बताया था कि शक्ति का मात्रक, शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो आपने शक्ति बराबर जूल, फॉर्मूला डायरेक्ट ना रख के पहले फॉर्मूला बता देते हैं। तो कार्य बटे समय। अब कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है और समय का मात्रक क्या होता है, तो आपका सेकंड होता है। तो अब यहाँ से आपका क्या मात्रक बन जाएगा, जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड आपका ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर इन धोखे से ये दोनों चीजें आ गई हैं, ये वाला यहाँ लाइन हटा दीजिए, जूल प्रति सेकंड आपका यहाँ पर सही होगा। दूसरा वाला भी मात्रक जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ऐसा ही मात्रक पूछ लिया जाए तो आपका क्या होगा, इस शक्ति का वॉट जो है मात्रक होगा। तो वॉट एक आपको याद रखना है और दूसरा आपको जूल प्रति सेकंड याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और शक्ति होता है क्या क्या है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 12 प्रश्न, इनमें से कौन सी राशि का मात्रक जो है वो जूल नहीं है, आपसे पूछा गया है। यांत्रिक जूल, कार्य, ऊष्मा, सामर्थ्य। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। नहीं पूछा गया है, कौन सी राशि का मात्रक जो है वो जूल नहीं है। तो देखिए, यांत्रिक जूल जो है इसका मात्रक आपका जूल होता है, बिल्कुल सही है। कार्य का मात्रक जूल हमने अभी देखा भी था, बिल्कुल। ऊष्मा का मात्रक जो है जूल होता है, बिल्कुल होता है। पर सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं होता है। कार्य करने की जो दर होती है, इसी को हम शक्ति भी कहते हैं और उसी को ही हम सामर्थ्य भी जो है वो कहते हैं। तो सामर्थ्य वाला तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, शक्ति वाला ऑलरेडी देख लिया था। तो P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है, वहां पर मात्रक आपका वॉट में आ सकता है, अश्व शक्ति में आ सकता है, पर सामर्थ्य जो है तो जूल में नहीं आता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर सामर्थ्य जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया था। अगला देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है, डायनमो की खोज किसने की। यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। बताइए, एंटोनी जॉन, हैरिसन, रॉबर्ट विल्सन, माइकल फेराडे, कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो डायनमो की खोज की थी माइकल फेराडे ने, तो बस आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और डायनमो के नाम से ही विद्युत जनित्र करके भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, डायनमो या विद्युत जनित्र। और मैंने वो चीज क्लियर कर दी थी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए कि किसके सिद्धांत पर जो है ये आधारित है या प्रेरित है, इस प्रकार से और चार ऑप्शन दिए जाएं, तो आपको याद रखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ये आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14। प्रश्न आपका है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस या फिर -15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए कौन सा सही होगा। अधिकतम घनत्व पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन रिपीट काफी होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। शुद्ध जो जल होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, ये रंगहीन होता है, ये गंधहीन होता है, ये सब इसकी जो है वो विशेषता है। और पूरा मैंने इसको डिटेल में बताया था कि कैसे पानी का घनत्व बढ़ता है जब जन 0 से जो लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर। सारी चीजें हमने टॉपिक में इसी इन्हीं कोर्स में ही हमने स्टार्टिंग में बता रखी हैं आपको, और शायद पहली वाली क्लास में ही बताया था। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। पता आपको जरूर होना चाहिए कब आपका जो है ये बढ़ता है घटता है। 14 प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पिछला वाला क्वेश्चन भी 14 था और ये वाला क्वेश्चन भी 14 है, मतलब नंबर यहाँ पर गलत है। चलिए उस क्वेश्चन को देख तो हम ऑलरेडी चुके हैं। तो डायनमो आपका सही होगा, डायनमो के बारे में जान भी हमने सारी चीजें ली हैं। अगला देखते हैं 15। पास्कल इकाई जो है वो किसकी है। आर्द्रता, दाब, वर्षा, तापमान। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा।
पास्कल इकाई जो है वो किसकी होती है? आपने नाम सुना होगा ब्लेज पास्कल का। ब्लेज पास्कल। आंसर की बात करते हैं तो ये जो है ब्लेज पास्कल, इन्होंने दाब के पास्कल जो है उसका नियम दिया था। तो पास्कल इकाई जो है किसकी है? दाब की है। ब्लेज पास्कल जो है ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, और इन्हीं के नाम में आप पास्कल देख रहे हैं। इसी से दाब का मात्रक पास्कल जो है वो रखा गया है। बस आपको याद रखना है पास्कल इकाई किसकी है? तो दाब की है। अगला प्रश्न देखते हैं 16। कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाती है? बल, गति, शक्ति, ऊर्जा। बताइए कौन सा सही होगा। मैंने बताया था कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? तो वही सेम एज इट इज उसी लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है। बल, गति, शक्ति या ऊर्जा में से आंसर की बात करते हैं तो शक्ति जो है वो उसे कहते हैं। मात्रक इसका क्या होता है? तो बताइए क्या होता है इसका मात्रक? मात्रक इसका होता है जूल प्रति सेकंड। क्या मात्रक होता है? जूल प्रति सेकंड शक्ति का। और मैंने क्या मात्रक बताया? वॉट भी मात्रक होता है। कैसे होता है वॉट मात्रक? मैंने बताया था एक हॉर्स पावर या उसी को हम कहते हैं अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति जो है वो कितने के बराबर होता है? तो वो आपका 746 वॉट के बराबर होता है। यहाँ से वॉट आपका आता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आया था अभी जो हमने देखा था वो एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर करके जो है वो आया था, तो वो आपको पता होना चाहिए इसका इतना मान होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है, महसूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल या फिर पानी? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर लैक्टिक अम्ल जो है वो सही होगा। अत्यधिक जो व्यायाम होता है ना उसके पश्चात एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल जो है इसका लैक्टिक अम्ल में जो है वो परिवर्तन जो होता है वो कारण होता है एक्चुअल में थकान का। शरीर में शीघ्र ऊर्जा के लिए हमारे शरीर को जब भी आप देखेंगे शीघ्र ऊर्जा चाहिए होती है तो ये परिवर्तन आपका जो है वो होता है। इसमें दो एटीपी जो ऊर्जा है वो आपकी जो है वो मुक्त होती है। ये एटीपी क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो जो ऊर्जा आप देखते हैं ना निर्मुक्त होती है वो इस एटीपी के रूप में होती है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो आपका आंसर यहाँ पर लैक्टिक अम्ल जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका 18 प्रश्न। एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा जो है वो होती है। तो ये एएमयू क्या होता है? ए से आपका होता है एटॉमिक, एमयू जो है इसका जो एम है इससे आपका है मास, और यू जो है इससे आपका है यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट इसमें पूछा गया है कि इसके तुल्य ऊर्जा जो है कितनी होगी? 0.693 MeV के, 1 EV के, या फिर 931 MeV या फिर 14.2 MeV। यहाँ पर MeV क्या है? तो आंसर सबसे पहले बात करते हैं तो आपका 931 MeV जो है वो सही होगा। ये जो M है इसका मतलब होता है मिली, और जो E है आपका ये आपका है इलेक्ट्रॉन, और जो V आपका है ये आपका है वोल्ट। तो इस प्रकार से मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटॉमिक मास यूनिट आपका बराबर होता है 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ये आपको मान पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा। अगला देखते हैं। विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है किससे किसमें? बताइए स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा जो है उससे गतिज ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में? कौन सा सही होगा? और ये हमारा जो चैप्टर कार्य सामर्थ्य ऊर्जा चल रहा है ये यहीं समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा वो हम जो है अगली वाली क्लास में देखेंगे। बस आप पीछे की चीजों को रिवाइज जरूर करते रहिएगा, याद जरूर करते रहिएगा, ताकि एक साथ चीजें बोझा आपको जो है वो ना लगे। अगला शायद चैप्टर ध्वनि है।
वही शायद हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मैंने बताया था जो वैद्युत सेल होता है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है, तो रासायनिक रूप में होती है। रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जो आवेश होते हैं वो संचय किए जाते हैं, और रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो जिसमें भी जैसे आप यूज कर रहे हैं तो उसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे आप खुद इस तरीके से देखिए, कोई बीपी नापने वाली मशीन है तो उसमें आप वैद्युत सेल को लगा रहे हैं, तो फिर वो किस प्रकार से वर्क करती है, तो वैद्युत ऊर्जा के रूप में। तो रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो मिस आपसे बिल्कुल भी ना हो। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। प्रश्न आपका है कि 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है। अब जाड़े का थोड़ा सा मौसम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पर आपने यूज किया होगा, तो ये हीटर अगर 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा की खपत जो है वो करेगा, कितने यूनिट आपसे ये पूछा गया है, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। अब इसके लिए तो यहाँ पर जो आपका 1000 वाट दे रखा है, अगर इसे आप किलोवाट में जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 किलोवाट में जो है वो आपका 1000 वाट जो है वो होते हैं। 1000 वाट को अगर हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 किलोवाट, तो ये आपका हो जाएगा। फिर जो आपका समय दे रखा है 90 मिनट का दे रखा है, तो आप इसे भी मिनट को घंटा में चेंज कर लेंगे तो आपका ये 1.5 घंटा हो जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा। और साथ ही साथ आपका जो दिन है वो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव आप नहीं करेंगे, तो गुणे 30 दिन। ये आपका टोटल जो व्यय है वो निकल करके आ जाएगा। पूछा गया था ना 30 दिन में कितने यूनिट की खपत करेगा, बस आप इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 1.5 गुणे 30 कितना होगा, यहाँ तो एक ही है तो कोई मतलब ही नहीं। 30 को अगर 1.5 से गुणा करेंगे, 30 को अगर पूरा 1 से करेंगे तो 30 होगा, और 0.5 से और करेंगे तो 15 और जुड़ जाएगा, तो टोटल 45 आपका किलोवाट घंटा जो है वो आ जाएगा। तो 45 यूनिट आप कह सकते हैं आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि आपको पहले वाले ऑप्शन में जो है वो दे रखा है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि आप इस चीज को समझिए कि आपके घर में कोई ऐसा उपकरण है, वैद्युत उपकरण है, जो कि 1 यूनिट पूरी खाता है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि वो खपत कितनी कर रहा है ऊर्जा की, इस चीज का आपको देखना है। तो जब भी आपको निकालना होता है बिजली का बिल, तो आप ये देखते हैं कि कोई भी अप्लायंस है उस पे लिखा रहता है कि ये इतने वाट जो है ऊर्जा खपत करता है। जैसे अगर 1000 वाट लिखा हुआ है इस हीटर पर, कि एक जो हीटर है वो 1000 वाट जो है वो खर्च करता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 घंटा पूरा जो है वो चलता है, तो वो 1 यूनिट जो है वो पूरी बिजली जो है वो खाएगा। तो इस प्रकार से आप दिन का निकाल सकते हैं, महीने का निकाल सकते हैं, जो भी आपसे प्रश्न में पूछा जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ इस चीज को ऐसे और एक समझिए, कि जैसे कोई गीजर है, उसको रफ करते हैं। जैसे कि ये कोई गीजर है, और गीजर जो है वो आपका 3000 वाट जो है वो बिजली खाता है, इस प्रकार से। उसमें लिखा रहता है ना कि 2000 वाट है, एक 3000, इस प्रकार से। तो अगर आप इसे 2 घंटा जो है वो चलाएंगे, तब अगर आपसे पूछा जाए कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, तो आपको पता है कि एक यूनिट जो खर्च होती है वो आपकी 1000 वाट पे कंप्लीट खर्च होती है। तो ये 3000 वाट है, तो आपका 3 यूनिट तो ऐसे ही हो गया 1 घंटा में। ये 1 घंटा में अगर आप निकालेंगे तो कितना यूनिट खर्च होगा, इसमें 1 घंटा में एक खर्च होगा आपका 3 यूनिट। और यही चीज अगर आपसे 2 घंटा घंटा पूछा जाएगा तो आप 6 यूनिट निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपका निकाला जाता है। तो बेसिकली आपको समझना क्या है, समझना केवल इतना सा है कि एक यूनिट जो है वो 1000 वाट जो है उसमें पूरा आपका खर्च होता है। तो आपके घरों में बिजली का बिल आता है 100 यूनिट 200 यूनिट, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग जो घर में उपकरण यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो टोटल करके आपके जो बिजली का बिल है उसमें देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि कोई उसमें लिखा है कि वो 50 यूनिट खर्च करता है तो वो पर्टिकुलर 50 ही यूनिट हो। जैसे अब फ्रिज जो है, फ्रिज में आप देखते हैं कहते हैं कि ज़्यादा उसका दरवाज़ा बार-बार ना खोलिए,
तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बचती है। तो ये सब आजकल जो अत्याधुनिक आप कहेंगे उपकरण आ रहे हैं, उसमें बिजली बचाने के संदर्भ में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। इनमें से कार्य का मात्रक क्या होता है? अब देखिए, एक मात्रक तो हम ऑलरेडी जूल देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, उन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को आप अन्य मात्रक के तौर पर भी जो है वो कह सकते हैं। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। और लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, और जो वीडियो आप देख रहे हैं सुपर टेट के लिए टॉपिक वाइज, वो शाम के 8 बजे की है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।